टाइम मेरा सवाल है। जी हाँ, हर रोज दोपहर 2 बजे जुड़ते हैं आपके साथ और आपकी वित्तीय समस्याओं की जो जो उलझन है उसको सुलझाने का पूरा प्रयास हमारा रहता है। हर रोज एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ हम जुड़ते हैं आपके साथ। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के। म्यूचुअल फंड को लेकर के कुछ एक आंकड़े भी आए हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपके सवाल तो होंगे ही होंगे, कैसे करें बच्चों की शिक्षा की प्लानिंग, रिटायरमेंट की प्लानिंग, कोई भी गोल आपने तय किया है तो उसको पूरा कैसे किया जाए, कैसे छोटी छोटी एसआईपी से हम बनाएं एक बड़ा जो है धन संचय कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सब पर जुड़ेंगे, आज पूछेंगे अपने सवाल। लेकिन उससे पहले आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएं, आपको बता दें कि आपको जुड़ना कैसे है। अभी जुड़िए हमारे साथ 9311121874। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको भेजना है अपना सवाल थोड़ा विस्तार से भेजिएगा। अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो की डिटेल, कितने समय के लिए आपका नज़रिया है और किस लक्ष्य के साथ आप ये निवेश कर रहे हैं। अगर निवेश करना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो भी अपना सवाल बेशक हमें भेजें। हम प्रयास करेंगे अपने एक्सपर्ट से आपके प्रश्नों के उत्तर ले सकें। अपना नाम, उम्र, शहर का नाम अवश्य लिखें। और अगर आप मेल के ज़रिए सवाल पूछ रहे हैं तो उस मेल में अपना नाम और अपनी डिटेल जो है वो ज़रूर भेजें। खासतौर से मोबाइल नंबर ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल अधूरे होते हैं और उन अधूरे सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट से आपको अधूरा ही मिलेगा। चलिए अब आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, प्रवीण वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और बहुत लंबे अरसे बाद मनी 9 के मंच से जुड़ रही हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस मंच पे आने के लिए। और अब से 2-2.5 हफ्ते पहले ही हमने ये मुहिम शुरू की कि हम लाइव जुड़ना शुरू किए हैं अपने दर्शकों के साथ और बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं दर्शकों की। आप कैसे देख रही हैं इस पहल को? और दूसरा, ओवरऑल म्यूचुअल फंड को लेकर के आगे की रणनीति बनानी हो तो आप कैसे देख रहे हैं? 2023 से क्या कुछ उम्मीदें हैं? एसआईपी के आंकड़े हम देख रहे हैं, 31% बढ़ा है एसआईपी निवेश, तो रिटेल निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। ये कंटिन्यू रहेगा 2023 में। और दूसरा, डेट के अंदर जो है हम देख रहे हैं काफ़ी निकासी देखने को मिली है। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, थैंक यू विपुल जी इनवाइट करने के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बिकॉज जब हम डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स से बात करते हैं तो आई थिंक एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो हमारी भी बहुत लर्निंग बढ़ती है। एंड एक्चुअली ऑन ग्राउंड लोग कैसे सोचते हैं म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, उसको लेके आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशन एंड इट्स अ वेरी गुड इंसाइटफुल थिंग फॉर अस ऑल्सो। म्यूचुअल फंड्स का जैसे आपने बोला कि आई थिंक 2023 में मुझे लगता है एसआईपीज का तो डेफिनेटली रोबस्ट रहना चाहिए जब तक हम कोई बहुत मैसिव प्रॉब्लम ना देखे, जहाँ पे जैसा कोविड का टाइम आया था बिल्कुल जी, बिकॉज वहां पे एकदम से बहुत जॉब लॉसेस हुए थे। एंड उस तरीके की अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स बहुत मैच्योर हो रहे हैं और वो समझते हैं कि मार्केट चाहे नीचे भी जाती है, करेक्शन हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कायम रखना चाहिए। सो आई थिंक फ्रॉम एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू दैट मैच्योरिटी हैज कम और मेरे ख्याल से वो कायम रहेगी। डेट फंड एंड डेट जो म्यूचुअल फंड्स है आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस निकल के आ रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज हम लोग इंटरेस्ट रेट हाइक के साइकिल में चल रहे हैं। एंड जब कोविड का टाइम आया था बिल्कुल जी, एंड इंटरेस्ट रेट्स कट होना शुरू हुए थे ना, तब उस टाइम पे पुराने जो डेट फंड्स थे जो थोड़े टाइम पहले के थे उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे लगते थे। एंड तब हम यही बोलते थे कि अभी इंटरेस्ट रेट्स कटना शुरू हो गए हैं तो गलत टाइम होगा डालने का उस टाइप के प्रोडक्ट्स में। पर अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगेन इंक्रीज होना शुरू हुए हैं तो इस टाइम पे जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं या जिनका टेन्योर करीबन 5 से 7 साल 10 साल का भी है, आई थिंक वो बहुत एक अच्छा वाइबल ऑप्शन एफडीज के अगेंस्ट निकल के आते हैं बिकॉज ऑफ द इंडेक्सेशन बेनिफिट। चलिए, तो आगे चल करके हम और भी इस सब तमाम विषयों पे आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमराज जी, बोकारो झारखंड से हैं। प्रेमराज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं प्रेमराज जी आप? ठीक है सर। क्या करते हैं? मैं सर गैस पाइपलाइन में काम करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मुझे पूछना है सर, मेरे पास 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं या फिर शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीद लूं। अच्छा, ये बताइए, आपको इससे पहले शेयर मार्केट का कोई अनुभव है, म्यूचुअल फंड का कोई अनुभव है, या आप अभी ये पहला प्रयास है आपका? नहीं, फर्स्ट प्रयास ही है, कोई अनुभव नहीं है जी। पहला प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो हाँ, सीधे थोड़ा बहुत यूट्यूब से और मनी मैन से देखें तो बस वही सीखे हुए थोड़ा बहुत। नहीं बिल्कुल सर, आप और सीखिए। और अच्छी बात है, आजकल बहुत लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है और आप लोगों की वजह से ही हम देख रहे हैं कि
किस तरीके से SIPs म्यूचुअल फंड में बढ़ रही है, और विदेशी निवेशकों के जाने के बावजूद हमने देखा कि हमारे घरेलू निवेशक थे जिन्होंने शेयर बाजार को संभाले रखा। अब पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ कह रही हैं प्रबलीन जी। प्रबलीन जी, अब पहली बार पैसे लगा रहे हैं, क्या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उनको सीधे, अगर स्टॉक मार्केट का अनुभव नहीं है तो क्या सीधे अपने हाथ लगाने चाहिए, या अगर लगाने चाहिए सीधे पैसे, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा पैसा ही लगाना चाहिए? क्योंकि अगर 3 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक साथ अगर ये सारे पैसे सीधे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो शायद नुकसान ज़्यादा हो। आपकी क्या राय रहेगी, किस तरह जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उनके के लिए क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे आप? विपुल जी, पहले तो मैं मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा नॉन फाइनेंस आंसर दूंगी यहाँ पे। एक तरीके से देखिए तो इन्वेस्टिंग इज लाइक अ जर्नी। अगर आपको पता है कि मेरा रास्ता कहाँ है, हमने कहाँ जाना है, तो आप डिसाइड करते हैं कि चलिए हम गाड़ी में जाएंगे। थोड़ा यहाँ का जो रास्ता है इक्विटी इन्वेस्टिंग का, ये इतना स्ट्रेट नहीं है, ये नॉन लीनियर है, जिसको हम बोलते हैं कि उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे होते हुए हमारी जर्नी चलती है। सो सबसे पहले तो इस चीज के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मेरा पैसा आज ऊपर है, कल मुझे नीचे दिख सकता है, और मुझे बने रहना है, उस टाइम पे भी विश्वास अपना खोना नहीं है। और वापस जब मार्केट्स ऊपर जाएंगी तो आप अपने लॉसेस को रिकवर भी कर लेंगे और पैसा भी बनाएंगे। तो एक तो पहले इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही अपनी जर्नी शुरू करें। दूसरा, जैसे आपने बोला कि अब हमारे पास जर्नी, हमें पता है कि थोड़ा हमारा रास्ता कठिन है, जाना कैसे है। अगर ये अपने आप डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इट विल बी कि आप अपनी गाड़ी लेके चल पड़े उस रास्ते पे, तो आपको रास्ता भी नया है, आपकी गाड़ी आप खुद ही चलानी है और आपने समझते बूझते पहुंचना है। यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है विपुल जी, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारी अपनी डे टाइम जॉब भी होती है, उसके साथ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिनको मतलब ध्यान में रखना होता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम अगर जर्नी है तो आप कैब लेके, टैक्सी लेके जाएंगे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ, जो मान लीजिए उस पथरीले पहाड़ वाले रास्ते पे आए दिन लोगों को लेके जाता रहता है, तो आई थिंक वो आपका सेफर ऑप्शन बन जाता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट आपकी अभी भी वही है, आपका लक्ष्य वही है पहुंचना, पर अब आप एक फंड मैनेजर की मदद लेने वाले हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी जर्नी शुरू करिए। इस टाइम पे अगर आपके 2 से 3 लाख रुपए हैं तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लीजिए, एक निफ्टी 150 का मिड कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए। दोनों में 1.5 लाख रुपए से आप शुरुआत करिए, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लिक्विड में पार्क कर लिया और हफ्ते के हफ्ते आपने 5-5 हजार का वहां पे ट्रांसफर कर दिया। एंड अपना टाइम होराइजन 5 से 7 साल का जरूर रखिए अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, और जब मार्केट डाउन है तब बस घबराना नहीं है और पैसा नहीं निकालेंगे। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। सीधे अभी पैसे आप स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, और जो आपको फंड बताए गए उन 2 फंड में आप निवेश कीजिए, सुरक्षित निवेश मिलेगा आपको। नज़रिया थोड़ा सा बड़ा करना होगा, 2-3 साल नहीं, 5 से 6 साल का नज़रिया रखिए। अश्विनी कुमार जी से बातचीत करते हैं, अमेठी से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, मैडम को भी नमस्ते बोलिए। बिल्कुल मैडम आपको सुन रही हैं, और धन्यवाद आपका। क्या करते हैं अश्विनी जी आप? सर्विस करते हैं सर। सर्विस, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अश्विनी जी ये बताइए कि अभी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? एक्चुअल में क्या है कि 4-5 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है, ठीक है जी जी। तो ये जो पीएफ वगैरह से जो कॉर्पस थोड़ा बहुत मिलेगा, तो उसको जो SWP करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छी डाल बात के। जी जी। और कुछ अभी से लमसम भी डाल सकते हैं जो मंथली सैलरी से। जी जी। तो उसमें ये पूछना था कि जो SWP के लिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या मल्टी एसेट फंड या इक्विटी सेविंग फंड या डेट म्यूचुअल फंड, किसमें बेटर रहेगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रिस्क भी मीडियम टू लो रहे, और साथ में कॉर्पस भी मतलब बना रहे। ये अच्छी बात है कि आपने अच्छी रिसर्च की है और उसके बाद भी आप राय लेना चाह रहे हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से थोड़ा बहुत तो हमने मन बनाया था, लेकिन हमने कहा मैडम से पूछ ले, वो हमें ज्यादा बेटर बताएंगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैम से पूछते हैं। प्रवीण जी आपके ऊपर निर्भर हैं ये, और मैच्योर हैं, अब जो है रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि पहले आप, जो बहुत सारे निर्देशक हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं जो अभी नए नए निवेशक बन रहे हैं या नया निवेश करना चाह रहे हैं, तो ये जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है इसको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को, और उसके लिए उसके बाद इनके लिए क्या सही रहेगा वो आप इनको बताएं, अश्विनी जी को। जी,
सो SWP जो है वो SIP का एक तरीके से ऑपोजिट है। हम लोग म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं कि आप महीने के महीने अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, जिसको हम SIP बोलते हैं, जो एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट हो गया है। एंड आई थिंक विपुल जी, SWP बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है अभी भी म्यूचुअल फंड स्पेस में। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा पैसा है ग्रो हो गया है और कॉर्पस पड़ा है, वहां से हम एक अमाउंट अपना महीने का सोच सकते हैं कि हमें 20,000 रुपए महीने निकालने हैं, या आप एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि जो मेरा कॉर्पस है मैंने उसका 5% हर महीने निकालना है, और आप एक विड्रॉल का एक प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आपकी पहले इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली हो रही थी, वैसे ही आपका विड्रॉल रेगुलरली होने लगेगा, और ये आपके मंथली कैश फ्लो को, स्पेशली जो आपका रिटायरमेंट फेज है, उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिलता है रेगुलरिटी के साथ, वो है आपका टैक्सेशन का। जैसे अश्विनी जी का भी जो क्वेश्चन भी है वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आज पैसा लगाएं, चाहे बैंक FD में पैसा रखें, जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो हमारे स्लैब पे टैक्स हो जाता है। SWP में जो भी हमारा पैसा वापस आया, उसका कुछ कंपोनेंट हमारा असल होता है जो वापस आता है, और कुछ हमारा एप्रिसिएशन। तो सिर्फ एप्रिसिएशन अमाउंट टैक्स होता है, और वो भी लेसर रेट्स पे टैक्स होता है। तो एक बहुत अच्छा टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट होता है एक मंथली इनकम जनरेट करने के लिए। जो अश्विनी जी का सवाल है एक SWP यूज करने के लिए, यहाँ पे मेरे को अमाउंट, मतलब इनका कॉर्पस नहीं पता है विपुल जी। जी कॉर्पस शायद इन्होंने बताया नहीं कि मतलब कि इनका कुछ पैसे इनको मिलने वाले हैं, उन पैसों को अब आप जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ अश्विनी जी? अश्विनी जुड़े हुए हैं आप? नहीं लगता संपर्क उनसे टूट गया है। तो अब चूंकि अब ये मान के चलते हैं कि चूंकि रिटायरमेंट के पैसे ये लगाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए कि 5 से 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अगर ये लगाना चाह रहे हैं, 10 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट मान करके हम चलते हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो आइडियली विपुल जी, जब हम SWP का ऑप्शन लेते हैं तो हम उस केस में 2 तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एक वहां जहां पे हमें टैक्स रिडक्शन करना है अपना। अगर अश्विनी जी का उतना ज्यादा कॉर्पस नहीं है कि वो बहुत हाई टैक्स स्लैब में जा रहे हों, तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे RBI के बॉन्ड्स हो गए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया। वहां पे भी उनको 7%, अब तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8% पे भी रिटर्न दे रही है, अगर उनका टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे उनकी बात से लग रहा है कि वो टैक्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो यानी कि शायद कॉर्पस थोड़ा ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली एक अमाउंट अपना एक, मेरे ख्याल से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में वो लगा सकते हैं, जहां पे उनको 9 to 10% रिटर्न एक्सपेक्टेशंस वो रख सकते हैं, और जो अपना विड्रॉल का परसेंटेज है वो 5% तक सेट करें। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास 50 लाख है, आपने वहां से 5% का विड्रॉल रेट लगाया, तो आपको सालाना आपने अपना जो करीबन 2.5 लाख रुपए आप निकाल रहे हैं, अराउंड 20,000 अ मंथ बेसिकली आपने अपनी सिस्टम सेट कर लिया है मंथली विड्रॉल का। एंड यहाँ पे डेट फंड का मैं नहीं इतना दूंगी, वो बिकॉज डेट फंड्स में हमारे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे जाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारा एप्रिसिएशन ज्यादा वहां ना रहे। एंड सेकंड, यहाँ पे विपुल जी एक छोटी सी और बात की, हम लोगों का जो रिटायरमेंट है वो अब बहुत लंबा समय का हो गया है। आपके 30 से 40 साल का भी कई बार रिटायरमेंट फेज होता है। सो जो बैलेंस एडवांटेज फंड तरीके, इस टाइप के जो फंड्स हैं, वो बेसिकली आपकी जो एक इन्फ्लेशन है उसको भी कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। चलिए, इस बीच जो है बहुत सारे दर्शक यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश यादव जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो हितेश जी। और इसके अलावा जिमी परमार जी ने गुड आफ्टरनून बोला है। गुड आफ्टरनून जिमी परमार जी। बहुत लोगों ने सवाल भी भेजे हैं, और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आपके सवाल भी लिए जाएंगे, लेकिन पहले कुछ एक और दर्शकों से बातचीत कर लें जो लगातार फ़ोन पे हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत साहा जी ने सवाल भेजा है, और पश्चिम बंगाल से हैं अभिजीत साहा जी। साहा साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं अभिजीत जी आप? सर बढ़िया हो सर। पश्चिम बंगाल में किस जगह से बोल रहे हैं आप? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से, बहुत अच्छी बात है। करते क्या है सर आप? हैं? क्या करते हैं अभिजीत जी? बिजनेस करता हूँ सर। क्या करते हैं? बिजनेस। अच्छा, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना कारोबार है आपका। हाँ, क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास तो 5 SIP है, 5 फंड की, तो वो सब सही है कि नहीं ये जानना है मुझे। अच्छा, 4-5 SIP। पहले तो जरा बताइए क्या क्या आपके पोर्टफोलियो में है इस समय, और हम चाहेंगे जरा एक बार इनका पोर्टफोलियो भी जरा हम अपनी स्क्रीन पर ले आएं, क्योंकि इन्होंने हमें पहले भेजा था अपना पोर्टफोलियो। अब बने रहिए हमारे साथ। कैनरा इमर्जिंग इक्विटी फंड इन्होंने ले रखे हैं, 2500 रुपये हर महीने लगा रहे हैं। ICICI ब्लू चिप फंड इन्होंने ले रखे हैं, 1000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं।
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले रखे हैं, 2500 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, और PGIM मिड कैप फंड में 2000 रुपये हर महीने ये निवेश कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप भी है इनके पास, 1000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं। अब ये इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो भेजा है। अभिजीत जी क्या जानना चाह रहे हैं, क्या इस पोर्टफोलियो में आपको कोई बदलाव करना चाहिए या क्या लक्ष्य है आपका इस निवेश के पीछे? मेरा तो लगता है 1 करोड़ रुपए 15 साल के बाद। 10-15 साल के बाद, चलिए। हाँ, 15 साल के बाद। 10-15 साल का इनका नजरिया है। अब मैं चाहता हूं कि प्रवीण जी स्क्रीन पर आएं, और प्रवीण जी आप इस पर टिप्पणी कीजिए। इनके पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहती हैं आप, कि आपको लगता है नहीं संतुलित पोर्टफोलियो बनाया है? मेरे ख्याल से जो एक एक्टिव लार्ज कैप फंड है, हमें उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसको एग्जिट किया जा सकता है। एंड बाकी जो जैसे आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, क्योंकि एक लार्ज कैप एक्टिव फंड है, ये अब बेंचमार्क को भी बीट करने के लिए डिफिकल्ट हो रही है लार्ज कैप फंड्स को। आई थिंक वो एग्जिट हो सकता है। और PGIM मिड कैप को स्मॉल कैप जो इनके पास है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पराग पारिक भी काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन इमर्जिंग इक्विटी फंड ठीक है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक है विपुल जी। एक इंटरनेशनल फंड मुझे लगता है ऐड कर सकते हैं, अगर अभी लंबा इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो इस टाइम पे यूएस मार्केट्स की बहुत बुरी हालत है, तो एक छोटा एक्सपोजर S&P 500 को या नास्डैक को एक 1000 रुपए की SIP से शुरू कर सकते हैं। और अगर इनके पास एक थोड़ा सा स्कोप बचता है, तो मैं तो सलाह दूंगी कि एक गोल्ड में भी 1000 रुपए की SIP शुरू कर सकते हैं। बट जो इन पर्टिकुलर फंड्स में चेंज है, वो लार्ज कैप एक्टिव फंड से एक निफ्टी 50 फंड की तरफ जाने की मेरी सलाह है। तो एक लार्ज कैप एक्टिव फंड से आप एग्जिट ले लीजिए, थोड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में रखिए। काफ़ी गिरावट आ चुकी है वहाँ पर, और वहाँ पर आने वाले समय में कोई भी अगर बाउंस बैक देखने को मिलता है तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सोना, जो मंदी की बात हो रही है, तमाम सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, तो आप भी 1000 रुपये अब सोने में लगाना शुरू कीजिए। आने वाले समय में जो है यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एक बदलाव है आपके पोर्टफोलियो में, जो आप करें तो थोड़ा और संतुलित आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, और आपके पास 10-15 साल बाद एक अच्छी खासी रकम होगी आपके पास। इस बीच विजय सिंह कह रहे हैं बहुत उम्दा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जो लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, टिप्पणियाँ अपनी कर रहे हैं। और अगले दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हैं पंकज भंडारी। हम हर रोज़ कोशिश करते हैं प्रवीण जी, कुछ एक दर्शक ऐसे रहें जिनके साथ हम लाइव इंटरेक्शन कर सकें। लाइव का मतलब वो हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर सकें। तो पंकज भंडारी जी आज सम्मिलित हो रहे हैं, और लगातार तमाम हम दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, कहाँ से हैं सर आप? नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं उत्तराखंड से हूँ सर। कहाँ से? उत्तराखंड में किस जगह से? मैं टनकपुर, एक छोटा सा टाउन है सर वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, टनकपुर जानते हैं सर। टनकपुर से आप हैं यहाँ पर, तो आप टनकपुर में ही अभी हैं कि अभी कहीं और काम कर रहे हैं? नहीं, करंटली आई एम इन नोएडा, जॉब करता हूँ सर, तो नोएडा में हूँ इस समय। नौकरी कहाँ कर रहे हैं, किस सेक्टर में हैं आप? मैं नोएडा में सेक्टर 34 में हूँ सर इस समय। नहीं, सेक्टर मतलब कि किस सेक्टर में काम कर रहे हैं आप, मतलब किस IT क्षेत्र में सेक्टर काम में। कर रहे हैं? IT में। IT सेक्टर। चलिए ठीक है, आपके घर का एड्रेस जान के क्या करना सर। चलिए प्रश्न पूछिए प्रश्न पूछिए सर, प्रश्न पूछिए। क्या आप क्या जानना चाह रहे हैं जी? सर मेरे पास 7 म्यूचुअल फंड हैं। गुड आफ्टरनून मैम। पिछले 5 साल से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और काफ़ी सभी ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। इसमें 2 स्मॉल कैप हैं जिनमें मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे को ये नेक्स्ट 15 ईयर तक कंटिन्यू करने हैं। बचे मेरे पास 5 म्यूचुअल फंड, उसमें मुझे रीबैलेंसिंग करनी है। ठीक है। क्योंकि उसमें से 2 म्यूचुअल फंड जो है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और मेरा एसेट टैक्स सेवर, उनमें 75% का ओवरलैप है। और पहला तो ये क्वेश्चन है, क्या मुझे इनमें से एक में एग्जिट कर लूं मैं? और बाकी जो 5 म्यूचुअल फंड है साथ में, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI डेब्ट एंड इक्विटी, 2 मिराई के और एक SBI ब्लू चिप, क्या मुझे इसमें रीबैलेंसिंग करनी चाहिए? क्या मैं 2 म्यूचुअल फंड को हटा के क्या एक कोई नया म्यूचुअल फंड इसमें इंक्लूड करूं? टाइम होराइजन मेरा नेक्स्ट 15 ईयर्स का है, और 2 से 2.5 करोड़ में प्लान कर रहा हूँ। 2 से 2.5 करोड़। ये आपने सब में 5-5 हज़ार रुपये ही लगा रखे हैं सर? जी सर, इसमें कैनरा रोबेको में मैंने 3000 करीबन किया है। अच्छा। और मैं इसमें इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ हर साल। अच्छा, ठीक ठीक। तो एक अच्छा खासा एक बड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है, और DSP स्मॉल कैप है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, मीरा टैक्स सेवर फंड है, मीरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, ICICI इक्विटी और डेट फंड में भी 5000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5000 रुपये महीने लगा रहे हैं, और एक ब्लू चिप फंड SBI का इन्होंने ले रखा है, यहाँ पर भी 5000 रुपये लगा रहे हैं। कि किस तरह की रीबैलेंसिंग करना चाहेंगे आप, या आप संतुष्ट हैं इनसे, पंकज जी से? जी
पंकज जी का जो होराइजन है 15 इयर्स का, 11% का अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न लेके चलेंगे, जो आई एम टेकिंग द निफ्टी रिटर्न्स फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, उसके हिसाब से करीबन 1.6 करोड़ ये आराम से जमा कर लेंगे। और इनका अगर लक्ष्य 2 से 2.5 करोड़ का है, तो आई विल सजेस्ट कि पंकज जी, जैसे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आती है, आपका ईपीएफ थोड़ा सा बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, वैसे ही छोटी सी एक इंक्रीमेंट आप अपनी एसआईपीज में भी एवरी ईयर करते रहिए, बिकॉज एज विद एज आपके लाइफस्टाइल में चेंज होता है, आपके गोल्स और बढ़ते हैं। सो डेफिनेटली लिटिल इंक्रीमेंट आपके ईपीएफ के साथ साथ आप अपने एसआईपी के अमाउंट में भी करिए। एज फार एज रीबैलेंसिंग इज कंसर्न, सी मिराई टैक्स सेवर जो है वो ऑलरेडी एक लार्ज कैप ओरिएंटेड टैक्स सेवर है। सो आई थिंक इसका तो आप यूज प्रॉब्ली, जैसे आपका ईपीएफ का अमाउंट कल को बढ़ता रहेगा, तो आप इसमें एसआईपी अपनी आप रिड्यूस करते रहो, एंड टिल देन आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इवन अलॉन्ग विद मिराई इमर्जिंग बेसिकली। सो ये आपका ओवरऑल दोनों मिला के पूरी लार्ज कैप का जो जितनी यूटिलिटी आपकी होनी चाहिए, जितना आपका होना चाहिए परसेंटेज, उसको कवर कर लेते हैं। इसलिए एसबीआई ब्लू चिप की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास ये 2 फंड्स हैं। एसबीआई ब्लू चिप से मैं डेफिनेटली बोलूंगी आप एग्जिट करो। आप आईसीआईसीआई का जो इक्विटी एंड डेट है उसको भी एग्जिट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग होराइजन ऑफ 15 इयर्स, एंड आई फील आपको एक मिड कैप की डेफिनेटली जरूरत है। यू डोंट हैव अ गुड मिड कैप फंड, आई विल सजेस्ट आप एक पैसिव स्ट्रैटेजी ले लो मिड कैप में, निफ्टी 150 इंडेक्स आप पिक कर लो। आईसीआईसीआई में ही आप चाहे स्विच कर लेना ये इक्विटी डेट से, उनके पास है ये वाला फंड। स्मॉल कैप्स आप दोनों रखना चाहते हो, सो वेरी वेल। जो वैल्यू डिस्कवरी है वो भी काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड है, तो इसको आप थोड़े अंडर वॉच रख सकते हो, तो इट हैज परफॉर्म्ड वेल, बट इसमें इंक्रीमेंटल आप मत लेना। एंड इसके अलावा आई थिंक एक इंटरनेशनल फंड फॉर यू, सो एक मिड कैप का डेफिनेटली इंक्लूजन होना चाहिए, एंड आई फील एक इंटरनेशनल फंड, यूएस पैसिव स्ट्रैटेजी, चाहे नास्डैक 100 या S&P 500, दोनों में से कोई भी। जी, तो पंकज जी संतुष्ट हैं आप उत्तर से? आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं सर? नहीं सर, बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं, हमने बहुत डिटेल में बता दिया मुझे। और इंटरनेशनल फंड में ऑलरेडी थर्ड जो एप्स आती हैं उनके थ्रू करता हूँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो उसमें। पंकज जी, थैंक मनी यू लाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये रिसेंटली शुरू हुआ है, बट अच्छा इनिशिएटिव है सर। इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे आपके चैनल के थ्रू, चाहे कोई भी चैनल, तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि लिटरेट नहीं है अभी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अभी भी इंडियंस। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप जो है हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे और नई नई जानकारियां जो हमारे पास संभव होंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ विनय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, लुधियाना पंजाब से हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विनय जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। सब फर्स्ट क्लास सर। लुधियाना में ठंड कैसी पड़ रही है सर? ठंड तो अभी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन धूप निकलती है, हवाएं ठंडी हैं अभी, पहाड़ी एरिया नजदीक होने की वजह से। हाँ, सुबह और शाम में खासतौर से ठंड ज्यादा लग रही है। जी जी जी। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मैं अभी आपके प्रोग्राम को देखने के बाद ही थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो अपना बनाना शुरू किया है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। टिप के थ्रू मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी जी, ठीक। तो मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड के थ्रू ना एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। अच्छा, तो मैं यही जानना चाहता था कि क्या ये पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है इस सब म्यूचुअल फंड का, ये सही है या इसमें कुछ चेंज मैं करूं? अच्छा, तो अभी आपने सारे पैसे एसबीआई के ही सारे फंड में लगा रखे हैं, अलग अलग फंड में? जी जी, एसबीआई के अलग अलग फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। चलिए ठीक है। और नजरिया क्या है आपका, ये कितने समय के लिए आप लगा रहे हैं? सर 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के लिए। चलिए पूछ लेते हैं एक बार एक नजरिया। प्रवीण जी क्या करें? प्रवीण जी अभी ये शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पर हैं। हाँ, अब ये हमारे कार्यक्रम देखते रहते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाई और उसके तहत इन्होंने 2-3 फंड चुने। एक स्मॉल कैप फंड चुन लिया, उसमें 1000 रुपये लगा रहे हैं। इसके अलावा एक ब्लू चिप फंड इन्होंने चुन लिया है जिसमें 500 रुपये लगा रहे हैं, और एक मल्टी कैप फंड चुना हुआ है, और एक कॉन्ट्रा फंड चुना हुआ है। क्या इनको कोई बदलाव करने चाहिए ये 3-4 फंड में जो भी करीब 2-3 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं शुरुआत के लिहाज से ठीक है? विपुल जी, एक तो सेम फंड हाउस है, तो चारों स्कीम सेम फंड हाउस की है, मेरे ख्याल से ये अवॉइड किया जा सकता है। साथ में ओवरलैप भी है, एक फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी भी एज अ फंड हाउस बहुत चीजें कॉमन हो जाती हैं। तो पहले तो मैं बोलूंगी कि आप फंड हाउस को डाइवर्सिफाई करिए। तो यहाँ पे फंड्स इंडिविजुअली अच्छे हैं, पर हम सारी चीजें सेम फंड हाउस से नहीं चाहते। तो
अगर अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो ठीक है, फिर ये एक अपना ब्लू चिप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्मॉल कैप को कंटिन्यू कर लीजिए फॉर द टाइम बिंग। और ये जो दोनों कॉन्ट्रा और मल्टी कैप है, इसकी जगह ये एक मिड कैप फंड उठा सकते हैं। तो इनके पास तीनों सेगमेंट्स कवर हो जाएंगे, लार्ज कैप, एक मिड कैप ये जोड़ लें, मल्टी और कॉन्ट्रा को निकाल के, और एक स्मॉल कैप को कंटिन्यू कर ले। बट वो फिर किसी और फंड हाउस का ले ले, मिड कैप जो फंड है, सो दैट थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड हाउस हो। जी, वो कहावत पुरानी है कि सारे अंडे एक ही उसके अंदर नहीं रखने चाहिए, बास्केट के अंदर। बास्केट में नहीं रखने। तो ये मतलब जो है इस बात का आप भी ध्यान रखें कि सारे पैसे एसबीआई में क्यों लगाना भाई। आप बाकी जो फंड हाउसेस हैं वहाँ से भी फंड ले सकते हैं, और जो सजेस्ट किया गया है पब्लिन जी की तरफ से अलग अलग फंड पे किस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है वो आप कीजिए। बाकी अच्छी बात है, आप शुरुआत कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खासी रकम इकट्ठा करें और प्रसन्न रहें। कि बच्चों की शिक्षा की प्लानिंग करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए, मान लीजिए कि 30 से 35 साल का कोई व्यक्ति हो, तो इन दोनों में क्या अंतर होना चाहिए और किस तरीके से फंड्स का चुनाव करना चाहिए? विपुल जी, आई थिंक अगर पहले बच्चों की बात करते हैं, आज की तारीख में आपका बच्चा 4-5 साल का है, आप जाके एक बेसिक रेकी करिए कि कॉलेज की कितनी फी है आज के टाइम पे, एक बेसिक कोर्स। सपोज करिए आपने देखा कि 20-25 लाख रुपए आज की तारीख में आपके लग जाएंगे अगर बच्चा कॉलेज जाता है। फिर आप देखेंगे कि आपका 15 साल का होराइजन है, 15 साल में एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 से 10% इंडिया में आज की तारीख में चल रही है। आप देखिए कि वो अगर आज 25 लाख की रिक्वायरमेंट है, कल को 1-1.25 करोड़ बन, वो पैसा आप कैसे जोड़ेंगे? आपको फिर रिवर्स प्लानिंग करनी है कि आपको महीने के 20,000 रुपए डालने की जरूरत है या 15,000 रुपए डालने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या कॉम्बिनेशन उठाया। क्या आपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन उठाया है, या आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स उठाए हैं? तो ये हो गई आपके बच्चों के लिए प्लानिंग, और सिंपल अप्रोच रखिए और उसमें इन्वेस्टेड रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहां तक हमारे रिटायरमेंट का सवाल है, अगेन आपका महीने का खर्चा आज कितना है? अगर आज आपका महीने का खर्चा 50,000 है महीने का, तो आप मान लीजिए एक रफली 6% के इन्फ्लेशन पे 12 साल में वो डबल हो जाता है। और अगर आप रिटायर मान लीजिए 30 साल बाद हो रहे हैं, यानी कि आज से कम 2.5 गुना आपका महीने का खर्चा होगा। तो विपुल जी, उसके हिसाब से आपका ईपीएफ कितना बन जाएगा तकरीबन, और आपको 30 साल रहना है रिटायरमेंट में, 35 साल रहना है, उस हिसाब से अगेन आप अपनी रिवर्स प्लानिंग शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, अक्सर लोग रिटायरमेंट में मान के चलते हैं कि हम 8% 9% रिटर्न कमाई लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। आज की तारीख में आप सीनियर सिटीजन से बात करिए तो वो 5.5-6% पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप पोस्ट टैक्स देखिए, अगर आपको कल को 1 लाख रुपए महीने का चाहिए होगा, यानी कि आप हर स्लैब में आ जाएंगे। 30% स्लैब में आपको टैक्सेशन को डेफिनेटली फैक्टर इन करना है। तो जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस से जो इनकम जनरेशन है, उसको आप 5% पे कैलकुलेट करिए, एंड देन अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की प्लानिंग करिए। ठीक, बहुत अच्छा मैम, आज की बातचीत रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने इसका बहुत लाभ लिया होगा, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ती रहेंगी और उनका ज्ञानवर्धन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो रहा है, लेकिन ये जो सिलसिला 2 बजे का है आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ बातचीत करने का, वो नहीं रुकने वाला है। और जैसा कि हमने बताया कि शुक्रवार को हम बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर के, और उसके लिए हमारे साथ शुक्रवार को जुड़ेंगे राजेश तांबे जी। तो शेयरों से जुड़े हुए जो सवाल आज आप भेज रहे हैं, वो हम उसके उत्तर दोपहर 2 बजे दे पाएंगे, और राजेश तांबे हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कल जो है हम बातचीत करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर के, और पर्सनल फाइनेंस में खास तौर से ये देखिए, दिन निर्धारित हमने कर दिए हैं आप लोगों के लिए कि हर रोज़ एक नए विषय पर। सोमवार को शेयर बाजार पर बातचीत करेंगे, मंगलवार को बीमा पर, बुधवार को यानी आज हमने बातचीत की म्यूचुअल फंड को लेकर के, बृहस्पतिवार को हम पर्सनल फाइनेंस के हर सवाल का जवाब देते हैं, और शुक्रवार को हम शेयरों पर बातचीत करेंगे। तो कल हम बात करेंगे खासतौर से बच्चों की शिक्षा को लेकर के। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर के कोई सवाल हो, बच्चों के लड़की की शादी को लेकर के कोई आपके पास सवाल हो, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी विषय हो आपके पास, तो आप हमें 9311211874 पर भेज दें अपना प्रश्न। हम कोशिश करेंगे कल के प्रश्न जो है कार्यक्रम में 2 से 3 के बीच में, तो आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य दे पाएँ। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम को समेटते हैं, लेकिन आपको बता दें कि
फॉर्मूला गुरु जो है हमारे शो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है और इस बार हमने बैंक्स के ऊपर बातचीत की है, तो वो देखना भूलिएगा। और इस बार बैंकिंग शेयरों को कैसे चुने, 2023 में कौन से बैंक चलेंगे, क्या वाकई में बैंक चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, इन तमाम विषयों पर बातचीत हमने की है। आप मनी9 के ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के फॉर्मूला गुरु अवश्य देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपने कमेंट जो है लगातार हमें देते रहिए। आपके सुझावों से हम लगातार अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।